तो हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं सीटेट 2024 के मॉडल पेपर, जो कि आप लोगों के लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो हम लोगों ने पहले सीटेट 2023 के जनवरी वाले एग्जाम के पेपर कर चुके हैं। अब हम लोग दिसंबर वाले करेंगे। याद रखिएगा, हर एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि जिन भाई बहनों का नहीं निकल पाया है सीटेट और कहाँ गलती हुई, किस प्रकार से गलती हुई, उन गलतियों को सीखते हुए आगे बढ़ने का क्रम करेंगे हम लोग। और जिन लोगों का फर्स्ट टाइम है, क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे किस प्रकार से हम लोग प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं और कितने बेहतर तरीके से सीख रहे हैं। PYQ के प्रश्न ये हैं, टैग वर्ड पे आधारित हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे, याद रखिएगा। और साथ में क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से सकारात्मक सोच के साथ हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो जो लोग नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो परमार्थ क्वेश्चन चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। साथ में क्या करिए, अपने अपने ग्रुपों में एक बार शेयर भी कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न हमारा करा है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया का मतलब क्या होता है। तो पहला हमारा यहाँ पे करा है कि यह एक भाषा विकार है। याद रखिएगा, एक भाषण विकार है। भाषण का मतलब होता है बोलने से, जिसकी विशेषता हकलाना और उच्चारण में त्रुटियां करना। और दूसरा हमारा कह रहा है यहाँ पे एक व्यक्तिगत, यहाँ पे कह रहा है गति युक्त विकार है, जिसकी विशेषता स्थूल मतलब छोटी पेशी बाधित होती है। और यहाँ पे तीसरा हमारा कह रहा है कि एक तांत्रिक विकार है, जिसके विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में यानी लिखने में कठिनाई होती है। चौथा करा कि एक मनोवैज्ञानिक विकार है, जिसकी विशेषता ध्यान का अभाव और आवेगशील व्यवहार है। तो राइट आंसर यहाँ पे इसमें से कौन सा जाएगा। तो याद रखिएगा, यहाँ पे कहा है डिस्ग्राफिया से, तो डिस्ग्राफिया जो होती है यहाँ पे लिखने से संबंधित होती है। तो राइट आंसर हमारा जो जाएगा यहाँ पे किसके साथ, तीसरे के साथ। अगर हम बात करें यहाँ पे डिस्ग्राफिया, तो ये एक ऐसी अक्षमता होती है जिसमें लिखने से संबंधित यहाँ पे क्या होती है, बाध्यताएं होती हैं, जिसमें बालक लिख नहीं पाता है। यहाँ पे क्या करता है, कुछ शब्दों को उल्टे लिख देता है, कुछ को जहां पे व्यवस्थित होने चाहिए वहां पे न लिख के दूसरे स्थान पे लिख देता है। अगर डिसलेक्सिया की बात किया जाए, याद रखिएगा, डिसलेक्सिया की बात किया जाए, तो ये होती है पठन विकार से। डिसकैलकुलिया से अगर बात की जाए, कैलकुलिया से अगर बात किया जाए, तो ये होती है गणितीय अक्षमता से, बालक गणिती करने में अक्षमता को दर्शाता है। और अगर हम अफेजिया की बात करें, अफेजिया की बात करें, तो अफेजिया भाषा संबंधित विकार होती है, यानी बोलने से संबंधित होती है। तो भाषा संबंधित होगी। और डिस्थीमिया की अगर बात किया जाए, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा है डिस्थीमिया की। ठीक है, डिस्थीमिया की अगर बात किया जाए, तो ये तनाव होता है, तनाव से संबंधित होता है। बालक क्या होती है, तनावग्रस्त होता है, तो किसी भी कार्य को करने में असमंज अपने को महसूस करता है, याद रखिएगा। और अगर हम बात करें डिस्मोर्फिया, तनाव हो गया, और इन सभी को मिला जाए तो इसको कहते हैं यहाँ पे बालक की अक्षमता या फिर अधिगम अक्षमता के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। आज सभी 30 प्रश्न हम लोग करेंगे, याद रखिएगा, सभी 30 प्रश्न करेंगे। और अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप लोग 25 तक पहुंच पा रहे हैं आज के प्रश्न से या नहीं। तो 25 तक अगर पहुंचते हैं तो याद रखिएगा, आप बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे हैं। तो दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या करा है। दूसरा प्रश्न ये करा है, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो इन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है। तो पहला कह रहा है कि विभेदित करना, यानी बांटने की बात कर रहा है, ये तो ऑप्शन आपका गलत है सरासर। संवर्धन की बात कर रहा है, रुकावट की बात कर रहा है, ये भी ऑप्शन आपका गलत है। त्वरण की बात कर रहा है, यानी गतिवर्धन की बात कर रहा है, यानी राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। क्योंकि असमान रूप से तीव्र गति से पाठचर्या माध्यम से आगे बढ़ता है, मतलब बहुत ही तेजी तरीके से बालक सीखते हुए आगे बढ़ता है। तो त्वरण मतलब होता है, गतिवर्धन मतलब होता है आगे की तरफ बढ़ना। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे किसके साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे। बहुत ही बेहतर प्रश्न है। कह रहा है शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। पहला हमारा कह रहा है पाठचर्या में अनुकूलन करें। दूसरा कह रहा है विविध दृष्टिकोण को शामिल करें। तीसरा कह रहा है कि अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों को जांच करें। और चौथा कह रहा है कि विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। विविधता मतलब होता है बहुत से तरीकों के जो साधन है उसको एक बाधा के रूप में देखें। तो ये सरासर आपका गलत है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा सही होगा, पहला होगा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं, कौन सा सकारात्मक है और कौन सा यहाँ पे नकारात्मक है।
तो हमारा तीसरा का ये कह रहा है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि पाठचर्या में अनुकूलन करें, एकदम सही है। चर्या किस प्रकार से बनाई जा रही है, उसमें बालक किस प्रकार से ढलना चाहिए, उसके अनुरूप होना चाहिए। दूसरा हमारा यहाँ पे देखिए कह रहा है कि विविधता दृष्टिकोण को शामिल करें, यानी विविधता का मतलब होता है अलग अलग समाज से अलग अलग व्यक्ति बालक आते हैं, वो अपने साथ अपनी संस्कृति को लेके आते हैं, अपनी भाषा को लेके जाते हैं, और कुछ ना कुछ सीखे होते हैं उन्हें लेके आते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, विद्यालय में उनको साथ में एकत्रित करके सभी को आपस में बांटना चाहिए, कि इनकी भाषा उनको तक पहुंचाना चाहिए। मतलब क्या है कि सभी को एक दूसरे से सीखना चाहिए। तो विविधता का मतलब यही हुआ। और तीसरा करा है कि वे स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, मतलब क्या है, सीखने की प्रवृत्ति को करें। तो सीखने की प्रवृत्ति आगे बढ़े और सोचने का प्रयास करें। और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि विविधता को एक बाधा, अभी विविधता को बाधा के रूप में नहीं देखना चाहिए, गलत है। तो हमारा पहला दूसरा तीसरा सही है। तो पहला दूसरा तीसरा किस ऑप्शन में है, तो हमारा जो जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा हमारा राइट आंसर। पहला दूसरा तीसरा सही होगा, चौथा हमारा ऑप्शन गलत होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न पे। चौथा हमारा देखिए कह रहा है शिशुअवस्था में सामाजिकरण डैश अवस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की डैश अवस्थाएं महत्वपूर्ण होती हैं। तो पहला करा है तृतीयक और माध्यमिक, दूसरा करा है कि प्राथमिक और माध्यमिक, तीसरा करा है कि माध्यमिक और प्राथमिक, और चौथा करा है कि माध्यमिक एवं तृतीयक। तो राइट आंसर यहाँ पे चौथा किसके साथ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बात क्या किया है, शैशवावस्था की बात किया है। शैशवावस्था में बालक प्रथम अवस्था में होती है, तो ये आपका प्रथम हो गया। तो प्रथम किस अवस्था में है, तो प्रथम प्राथमिक, प्राथमिक। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे वाइगोस्की के अनुसार क्या होता है। देखिए ले वाइगोस्की जो है भाषा विकास विकास से हैं। तो इन्होंने क्या कहा है, चलिए ये देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा कह रहा है कि सामाजिक, ठीक है, सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हुए, परंतु संज्ञान यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास को नहीं करते हैं। दूसरा करा है कि संज्ञानात्मक विकास भाषा को सुगम बनाता है। और यहाँ पे तीसरा करा है कि भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। और चौथा करा है कि भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। तो पांचवें का राइट आंसर हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, तो याद रखिएगा भाषा विकास जो होता है संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। आपकी भाषा जो है अगर बालक सीख लेता है, तो संज्ञानात्मक मतलब होता है सीखने की क्रिया में आगे बढ़ना, सुगम बनाता है, एकदम राइट आंसर होगा। तो इसका जो जाएगा पांचवें का हमारा ऑप्शन जो होगा राइट होगा हमारा चौथा। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे। छठा बहुत ही बेहतर प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोग को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए। तो पहला हमारा कह रहा है उत्तर संक्रियात्मक अवस्था। याद रखिएगा उत्तर संक्रियात्मक अवस्था को हम कह सकते हैं, याद रखिएगा ये प्राथमिक यानी इंद्रियों के द्वारा इसमें बालक काम करता है, इंद्रियों के द्वारा बालक कार्य करता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और यहाँ पे तीसरा करा है कि पारस्परिक स्तर, और चौथा करा है कि यहाँ पे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए छठे का। तो यहाँ पे जो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर जो होगा हमारा यहाँ पे तीसरा पारंपरिक स्तर होगा, क्योंकि बालक जो होता है समाज में रहकर नैतिक क्रियाओं को सीखता है। नैतिक का मतलब ये होता है कि समाज में बनाए गए अपने मूल्यों के आधार पर चरण। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरा होगा। जितने लोगों का तीसरा आया है पारंपरिक स्तर, एकदम सही। पारंपरिक मतलब होता है सभी को उसका पालन करना होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या कर रहा है, सातवां सातवां ये कर रहा है हमारा कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन, यहाँ पे देखिए कूट वाले प्रश्न, हमने कहा था कूट वाले प्रश्न बहुत आएंगे। तो पहला हमारा देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि शिक्षकों और साथियों को, एक मिनट ऑप्शन थोड़ा कट रहा है, हाँ, ये कथन कर रहा है कि शिक्षकों और साथियों को जैसा जानवर अन्य लोगों के साथ बातचीत, शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थक का मार्गदर्शन करना चाहिए। बी कह रहा है सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। तो राइट आंसर यहाँ पे किया जाएगा। पहला कह रहा है हमारा, पहला कह रहा है कि ए और आर दोनों गलत हैं। दूसरा कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं, ए आर की सही व्याख्या करता है। तीसरा कह रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। और यहाँ पे चौथा करा कि ए सही है परंतु आर गलत है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा। जल्दी से कमेंट करिए इसका। तो सातवें का, तो सातवें का जो राइट आंसर जाएगा, हमने आप लोगों को एक ट्रिक बताया है हर एक क्लास में कि जहां पर ए और बी दोनों सही कहा हो वही ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरा हमारा, जितने लोगों का है एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आठवां प्रश्न देख लेते हैं क्या कर रहा है। आठवां प्रश्न ये कर रहा है कि अधिगम के लिए आकलन का प्रमुख लक्ष्य क्या है। तो पहला हमारा कह रहा है कि उन शिक्षार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वाले के रूप में वर्गीकृत किया जा सके। दूसरा कह रहा है हमारा यहाँ पे
दूसरा हमारा, एक मिनट, यहाँ पे करा है उन शिक्षार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वाले, वर्गीकृत करने की बात करा है, जो कि निगेटिव पॉइंट है, सभी को एक समान लेके चलना है। विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, और ग्रेड, ग्रेड का मतलब होता है बांटने की बात कर रहा है, ठीक है, ग्रेड का मतलब है बांटने की बात कर रहा है, ये भी ऑप्शन आपका गलत है। तीसरा कह रहा है हमारा यहाँ पे विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना, जिसका उपयोग करके अधिगम के सुधार के लिए किया जा सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पे सही यही होगा कि बालक कहीं भी अगर कमी कर रहा है या फिर किस सीखने में गलतियां कर रहा है तो उसे सिखाना, बताना चाहिए। बताने के बाद क्या करना चाहिए, उसे किसी का उदाहरण देके प्रस्तुत करना चाहिए कि देखो ये ऐसे करके सीख सकते हैं। यानी एक बार गलती हो गई तो आप बार बार गलती नहीं करना है, आपको उसी गलती से सीख कर आगे बढ़ना है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगी हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ होगा। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पे। 9वां प्रश्न देख लेते हैं क्या कर रहा है। बहुत ही बेहतर प्रश्न 9वां है हमारा। कह रहा है कि किस आयु के बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुले और पहेलियों का यहाँ पे पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो। पहला कह रहा है 12 वर्ष, दूसरा कह रहा है कि 1 वर्ष, तीसरा कह रहा है कि 3 वर्ष, चौथा कह रहा है कि 7 वर्ष। 7 वर्ष में बालक क्या करता है, यहाँ पे तर्क करना प्रारंभ कर देता है। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा चौथे के साथ जाएगा, क्योंकि देखिए शब्दों के साथ खेलना प्रारंभ कर देता है, ठीक है, चुटकुले बनाता है, पहेलियां करता है, तो इसमें तर्क विकसित होता है। तो 7 वर्ष में, याद रखिएगा 7 वर्ष में। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे, यानी कक्षा 6 के बालक यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो जाएगा राइट आंसर हमारा यहाँ पे कर सकते हैं 7 वर्ष का बालक है, तो यानी 1 2 3 4 5 तक के बालक आएंगे। राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा, तर्क करना प्रारंभ करके। चौथा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। कैरल गिलगिल, यहाँ पे गिलगन ने कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। तो पहला कर रहा है हमारा यहाँ पे सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से, दूसरा कर रहा है कि नारीवादी दृष्टिकोण से, तीसरा कर रहा है कि आनुवंशिक कारकों को प्राप्त महत्व न देने पर, और चौथा कर रहा है कि केस अध्ययन को अनुसंधान पद्धति के रूप में प्रयोग करने के लिए। तो राइट आंसर यहाँ पे 10वें का किसके साथ जाएगा, तो 10वें का राइट आंसर यहाँ पे जाएगा नारीवाद दृष्टिकोण से। तो एकदम हमारा राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे, यहाँ पे 11वें प्रश्न पे। 11वां प्रश्न हमारा देख लीजिए क्या कर रहा है। 11वां प्रश्न हमारा बहुत ही बेहतर है। 11वां प्रश्न ये कह रहा है कि जिन पियाजे के अनुसार पूर्व संख्यात्मक चिंतन की प्रमुख विशेषताओं में से एक डैश है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की अपेक्षा करने की उपेक्षा करने, उपेक्षा का मतलब होता है उसकी उसकी नकल करना, प्रवृत्ति की संदर्भित करता है। तो पहला हमारा करा है कारण परिणाम का विश्लेषण, यानी कारण से संबंध, दूसरा करा है केंद्रीकरण, तीसरा करा है हमारा यहाँ पे विकेंद्रीय, चौथा करा है यहाँ पे परागमन। राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, 11वें का। तो 11वें का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे केंद्रीयन होगा। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरा एकदम ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पे। 12वां प्रश्न ये करा प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि डैश सोच डैश है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पहला हमारा करा है प्रारंभिक अवस्था में वृद्धि जो होती है धीमी और कुछ हद तक आत्म केंद्रित होती है, स्थिर होती है, तथा यहाँ पे करा है कि तार्किक सोच विकसित करता है। दूसरा करा है कि स्थिर है, कुछ हद तक आत्म केंद्रित है, और डैश धीमी तार्किक है। और यहाँ पे तीसरा हमारा करा है स्थिर है, तार्किक, धीमी, आत्म केंद्रित है, और चौथा करा है हमारा यहाँ पे धीमी, तार्किक, स्थिर है, आत्म केंद्रित है। तो राइट आंसर यहाँ पे 12वें का किसके साथ जाएगा, तो देखिए याद रखिएगा यहाँ पे प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो वृद्धि होती है स्थिर होती है, याद रखिएगा बाल्यावस्था में जो होती है आपकी वृद्धि रुक जाती है, कुछ हद तक आत्म केंद्रित होती है, यहाँ पे केंद्रित होता है, यहाँ पे सोच जो होती है कुछ हद तक आत्म केंद्रित यानी अपने से होती है, और सोच जो होती है धीमी और तार्किक होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा जितने लोगों का आया है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 13वें प्रश्न पे। करा के निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है, तो पहला करा है हमारा बुनाई, दूसरा करा है कि तैरना, तीसरा करा है हमारा एक कागज पर वृत्त को यहाँ पे रूपरेखा के अनुसार काटना, और चौथा करा है कि एक कागज पर एक बड़े आयत को रूपरेखा के लिए अनुसार काटना। तो राइट आंसर यहाँ पे 13 का किसके साथ है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कहा है सूक्ष्म स्तर, यहाँ पे सूक्ष्म कहा है, सूक्ष्म स्थूल गति यानी जो धीमी गति है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किससे, तो यहाँ पे जाएगा यहाँ पे तैरना के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 14वें प्रश्न पे। देखिए 14 का प्रश्न हमारा कह रहा है भौतिक वृद्धि और विकास के डैश और जैस सिद्धांतों का पालन करता है। तो पहला कह रहा है कि एकीकरण सरल से जटिल, विभेदीकरण जटिल से सरल, दूसरा कह रहा है हमारा यहाँ पे शीर्षगामी, याद रखिएगा, दूसरा हमारा कह रहा है कि शीर्षगामी आरोही और समीपस्थ आंतरिक से बाहरी होता है, और यहाँ पे तीसरा कह रहा है समीपस्थ आरोही शीर्षगामी आंतरिक से बाहरी होता है, और चौथा कह रहा है विभेदीकरण सरल से जटिल, एकीकरण एवं जटिल से होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा 14वें का किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए हमारा
14 का राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? तो यहाँ पे देखिए क्या कहा है, कह रहा है भौतिक वृद्धि, भौतिक मतलब होता है बाहरी वृद्धि जो विकास होती है, विकास के यहाँ पे शीर्षगामी यानी सिर से पैर की तरफ होती है, यानी अवरोही यानी बढ़ते हुए क्रम में होती है, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि समीपस्थ और समीपस्थ समीपस्थ सिद्धांतों का यानी आंतरिक आंतरिक बाहरी यानी अंदर से बाहर की तरफ एकीकरण होता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे 14वें का दूसरे के साथ जाएगा। जितने लोगों का दूसरा है एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 15वें प्रश्न पे। हावर्ड गार्डन का बहुबुद्धि का सिद्धांत है, आप लोग जानते ही हैं। हावर्ड गार्डन के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डैश प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास डैश प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। देखिए मूर्तिकार जो होता है उसकी कौन सी यहाँ पे बुद्धि होती है, और दर्शन शास्त्री का मतलब क्या होता है, दर्शन शास्त्री का मतलब होता है आगे के भविष्य तक देखना। तो यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे 15वें का किसके साथ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो दर्शन कार्य होता है वो अंतः व्यक्ति होता है। अंतः व्यक्ति मतलब खुद के आंतरिक रूप से मनोभाव से आगे तक पहुंचता है। और यहाँ पे कह रहा है कि मूर्तिकार के पास क्या होती है, दिक्स स्थान होती है, माने उस स्थान को प्रस्तुत करने की कला होती है। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 16वें प्रश्न पे। 16 का प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है कि अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है। तो पहला हमारा कह रहा है यहाँ पे बच्चों के अधिगम पर शिक्षक के नियंत्रण की। दूसरा कह रहा है कि सीखने में पूर्णवर्ण की भूमिका की। और यहाँ पे हमारा यहाँ पे देखिए कह रहा है तीसरा कि आलोचनात्मक प्रतिबंधन की महत्व को। और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम के उत्पाद उत्पाद नहीं होगा, ये ऑप्शन आपका गलत है। पहला बच्चों के शिक्षण नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे पुनर्वर्ण भूमिका, सीखने के पुनर्वर्ण की भूमिका नहीं। यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। और यहाँ पे करा के अनुभवात्मक, तो अनुभवात्मक जो होता है यहाँ पे आलोचनात्मक प्रतिबंध को महत्व देता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा 16 का तीसरा होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 17वें प्रश्न पे। 17 का देख लेते हैं क्या करा है, करा है बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है। तो पहला हमारा कह रहा है कि स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित का मतलब होता है रोकने की बात कर रहा है। इस आधार पे ये 17वें का हमारा पहला गलत है। यहाँ पे कह रहा है कठिन समस्या को बचाने के लिए प्रोत्साहित। देखिए कठिन समस्या का ये भी आपका गलत है। प्राथमिक स्तर के बालक को आप पढ़ा रहे हैं तो ये कठिन समस्या प्रस्तुत बचने के लिए प्रोत्साहित करना गलत है, प्रोत्साहित नहीं कर सकते हैं। उन कठिनाइयों समस्याओं से लड़ने के लिए, उन समस्याओं को किस प्रकार से सॉल्व किया जाए इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, रोकने के लिए नहीं, बचाने के लिए नहीं। तीसरा हमारा यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, उन्हें समस्याओं को तैयार समाधान उपलब्ध कर, नहीं तैयार नहीं, उन्हें खुद से करने के लिए कहा जाए। इस आधार पे ये भी आपका गलत है। और चौथा करा है उन्हें बुद्धि मंथन करने यानी सोचने के लिए, सहज अनुमान लगाने के लिए, यानी आप तर्क वितर्क करने के लिए अवसर देना। जहां पर भी ऑप्शन ऑप्शन आए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे चौथा, जितने लोगों का आया एकदम करेक्ट है। 18वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। 18वां करा निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। तो हमारा देखिए क्या करा सही विकल्प। तो पहला कह रहा है कि हमारा शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों को सक्रिय भागीदारी संलग्न हो। आर कह रहा है हमारा सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और उन्हें सीखने में सक्षम बनाना चाहिए। तो पहला कह रहा है कि ए और आर दोनों गलत है। तो हमने आपसे क्या कहा है, अगर जहां पर भी दोनों सही हो वही आपका सही होगा। तो ये आपका गलत है। कह रहा है ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारे यहाँ पे, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, ये हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। 19वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 19वां प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है। 19वां प्रश्न हमारा ये कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती। अधिगम यानी सीखने के संबंध में कौन सी नहीं देती है योगदान। तो हमारा पहला करा है कि संगठन, दूसरा करा वर्गीकरण, तीसरा करा है वैचारिक और यहाँ पे चौथा करा है गैर प्रासंगिकरण। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो 19 का जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, यहाँ पे गैर प्रासंगिकता। राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न पे। 20वां प्रश्न देख लेते हैं क्या कर रहा है हमारा। 20 का प्रश्न हमारा बहुत ही बेहतर है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ये ऐसा प्रश्न उदाहरण है जिन्हें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता है। पहला करा है वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच का संबंध, दूसरा करा है क्रिया की परिभाषा क्या है, और तीसरा करा है कि आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं। चौथा करा है कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदलेगी। तो राइट आंसर यहाँ पे चौथे का, सॉरी यहाँ पे 20वें का कौन सा होगा। तो 20वें का जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, कक्षा में शुरुआत और क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली जा सकती है। राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे चौथा। 21वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न बहुत ही बेहतर है। निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का उदाहरण है।
पहला कह रहा है कि मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आकलन करता है। दूसरा हमारा कह रहा है यहाँ पे मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे अच्छे अंक नहीं मिले। चौथा कह रहा है कि मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरा मन ध्यान भटका रहे थे। तो राइट आंसर यहाँ पे 21वें का किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए। लेकिन विफलता के आंतरिक आरोपण की बात कर रहा है, यानी खुद की। तो यहाँ पे मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि पर्याप्त पढ़ाई नहीं कर पाया। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा क्योंकि आप पढ़ाई किए होते हैं तो आप कितना भी आपको मन बहलाए, कोई भी कुछ कहे, आप पास हो जाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 22वें प्रश्न पे। 22 का प्रश्न बहुत ही बेहतर है। कह रहा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करिए। कह रहा है पहला, बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया गुड़िया और खिलौने के रूप में चुनती हैं, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। आर कह रहा है हमारा यहाँ पे बच्चे विशेषता संस्कृति अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए एक उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी उपस्थित करते हैं और उनके अनुसार व्यवहार भी करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, तो पहला हमारा कह रहा है कि ए और आर दोनों गलत है। दूसरा हमारा देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, दूसरा बहुत ही बेहतर प्रश्न है। दूसरा हमारा ये कह रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं, सही विकल्प चुनिए। तीसरा कह रहा है कि ए और आर दोनों, परंतु ये सही नहीं है। और चौथा कह रहा है कि ये सही है परंतु ये सही नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा, हमने आपको पहले ही बताया, जहां पर दोनों सही नजर आए वही ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। या 100%, इतना याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 23वें प्रश्न पे। 23 का प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, ले वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के संक्रात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो पहला हमारा कह रहा है मूर्त पुरस्कार, दूसरा कह रहा है सहकर्मी पुरस्कार, तीसरा कह रहा है सामाजिक लगाव, चौथा कह रहा है कि मानवकृत पाठ्यक्रम। तो राइट आंसर यहाँ पे 23वें का किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो 23वें का जो राइट आंसर जाएगा सहकर्मी सहयोग के साथ जाएगा। जितने लोगों का आया एकदम सहकर्मी, वो सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 24वें प्रश्न पे। 24 का प्रश्न का उत्तर हम लोग देख लेते हैं क्या करा है। ले वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक मतलब खुद की, यानी खुद से बनाना जो वाक यानी जो भाषा है क्या है। पहला करा है बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करना। तो ये देखिए दोस्त के साथ कहा है, ये आपका गलत है। दूसरा का संज्ञानात्मक परिपक्वता को प्रतीक प्रतीक यानी कोई सिंबल देने की बात करा है, ये भी गलत है। तीसरा करा है विकासात्मक देरी का संकेत है, नहीं, एकदम क्या है, आगे बढ़ने की है। तो अगर तीनों गलत होंगे तो राइट आंसर हमारा जो बचेगा ये चौथा आपका सही होगा। बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे से जाएगा। 25वें प्रश्न पे आगे बढ़ लेते हैं। जिन लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो एक बार सब्सक्राइब करिए, जरूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कर दीजिएगा अभी से जो जुड़े हैं। यहाँ पे देखिए हमारा क्या कह रहा है, 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है, एक बटन जिंदा है क्योंकि उसमें शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जिन पियाजे के अनुसार ये सोच किसको विकसित करता है। पहला कह रहा है कि परंपरागत तर्क, दूसरा कह रहा है कि जीववादी चिंतन, तीसरा कह रहा है केंद्रीकरण और चौथा कह रहा है कि परिकल्पित निगमनात्मक चिंतन। तो राइट आंसर यहाँ पे 25वां किसके साथ जाएगा, तो जीववाद की उसमें उसमें उसको जीवन नजर आता है, एक बटन जिंदा है की बात कर रहा है। तो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। कुछ प्रश्न के उत्तर जो होते हैं आपको प्रश्न नहीं मिल जाते हैं। 26 के करार निम्नलिखित में से स्वालीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशिष्ट विशेषताएं कौन सी होती है। तो पहला हमारा करा है कि कल्पना को तथ्य से अलग करने की चेष्टा क्षमता, दूसरा करा है कि उन्नत समाजीकरण, भावात्मक पारंपरिकता, और तीसरा करा है कि बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार, तीसरा करा है कि संवाद कौशल को उच्च स्तर पर ले जाना। तो राइट आंसर यहाँ पे 26वें का किसके साथ जाएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए 26वें का। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा, देखिए निम्नलिखित में स्वालीनता की बात कर रहा है तो स्वालीनता जो संबंधित है बार बार दोहराव और आवर्ती प्रश्न से। तो राइट आंसर जितने लोगों का आया है यहाँ पे तीसरा एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 27वें प्रश्न पे। 27वें का प्रश्न करा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। तो हमारा देखिए सही विकल्प क्या है, कथन ए करा है शिक्षार्थियों के बीच क्या कह रहा है, शिक्षार्थियों के बीच आलोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षार्थियों को निम्नलिखित विधि परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोण को अवगत करना चाहिए। आर कह रहा है हमारा, देखिए क्या आर हमारा क्या कह रहा है, आर हमारा कह रहा है आप लोगों को बताया है कि जहां पर दोनों सही हो वही ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। तो कह रहा है ए और आर दोनों गलत है, ये ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। ठीक, ये ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। दूसरा हमारा कह रहा है कि ए और आर
दोनों सही है तथा ए आर सही की व्याख्या करता है, तो 27वें का राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ ही जाएगा। ये आपका ट्रिक है, जहां पर ए और दोनों है, वो ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 28वें प्रश्न पे। निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? पहला का तथ्यों को रटना, रटने की बात कर रहा है, ये ऑप्शन आपका सरासर गलत होगा। यहाँ पे करा है यंत्रवत याद करने की बात कर रहा है, यानी ये भी रटने की बात कर रहा है, ये भी गलत है। समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं, द्वंद नहीं कर सकते हैं, बचा हमारा कौन सा? यहाँ पे चौथा एकदम करेक्ट होगा। यहाँ पे 29वां हमारा क्या करा है कि करा कि बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं जब यदि कोई अवधारणा क्या होता है, पहला सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, दूसरा करा है अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ती है, तीसरा करा है कि जटिल से सरल की ओर बढ़ती है, और चौथा करा है कि तर्क संगत के से अनुभवज की ओर बढ़ता है। तो राइट आंसर यहाँ पे 29वें का किसके साथ जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। याद रखिएगा, पहले किसी नॉर्मल चीज को दिखाया जाता है, फिर कठिन चीज को बताया जाता है। तो जैसे हम किसी पेड़ को दिखा के, याद रखिएगा, हम बालक को अगर पढ़ा रहे हैं तो किसी पेड़ को दिखाकर इसके सभी पार्टों को क्या कर सकते हैं? टहनियां हैं, क्या है? टहलियां, टहलियां हैं, ये पत्ते हैं, पत्ते, ऐसे दिखाकर हम क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। इन सभी चीजों को बता के हम पेड़ के बारे में बता सकते हैं। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा? पहले के साथ जाएगा, सामान्य से विशिष्ट की तरफ। और आगे बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न पे, जो कि आज की क्लास का है। तो हमारा करा है कि विद्यार्थियों को सीखने की शैली में विविधता। तो पहला करा है हमारे यहाँ पे को महत्व दिया जाना चाहिए और समान विविधता के प्रतिबंध के रूप में देखना चाहिए। और दूसरा करा है कि उपेक्षा किस करनी चाहिए? उपेक्षा मत कर रहा है, उपेक्षा नहीं करनी चाहिए आपको, ठीक है, ये ऑप्शन आपका गलत है। तीसरा कह रहा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखना चाहिए। देखिए, ध्यान में ही रखना चाहिए, क्योंकि क्या बालक को पढ़ रहा है, क्या शिक्षक पढ़ा रहा है, ये दोनों को ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा देखिए क्या कर रहा है, नेक्स्ट जो लास्ट पर्सन है का ऑप्शन है, वो कह रहा है कि को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा और रोध के रूप में देखा जाना चाहिए। याद रखिएगा। तो 30वें का राइट आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो 30वें का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज आप लोगों ने 25 सही किए 30 में से, या फिर नहीं। तो कितने लोगों का यहाँ पे 20 से 25 के बीच में रहा? कमेंट करिएगा जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो आज की क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में राय सुझाव जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।